अमल अपने कमरे में लेटी यकटक छत को घूरे जा रही थी। उसकी सारी सोचें आज दोपहर में हुए वाक़ये की तरफ थीं। वो अपनी सारी फैमिली के साथ इस वक्त मरी घूमने आई हुई थी और उसकी फूफो की बेटी उसे अपने साथ लिए कुछ देर मरी की गलियों में वॉक के लिए चली गई। जब अचानक ही अमल का फ़ोन बज उठा, वो फ़ोन कॉल सुनते हुए दूर निकल गई। उसे अंदाज़ा न हुआ जब सामने से आते किसी वजूद से टकरा गई। वो शख्स ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट और काले कोट में मलबूस था। अगर वो अमल को ना पकड़ता तो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। उसकी कलाई मजबूती से मुकाबिल के हाथ में थी और अमल ने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेसाख्ता उसकी कोट को सामने से पकड़ा। दोनों की नजरें मिली। अमल की गहरी भूरी आंखें उस शख्स की क्रिस्टल ब्राउन आंखों से टकराईं। अमल तो किसी सहर की तरह उस शख्स के चेहरे में खो गई, मगर मुकाबिल चलते ही होश की दुनिया में लौटा और आराम से उसे छोड़ दिया। आर यू ओके? उसकी आवाज़ उसे अमल का सकता टूटा। ओह हाँ, सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने आपको देखा नहीं। वही कहते हुए नीचे झुकी और अपना मोबाइल उठाया जो नीचे गिर गया था और कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर खुद की कैफियत पर काबू पाती वहाँ से मुड़ गई। वो शख्स भी सर झटक के चल पड़ा। अमल का दिमाग सिर्फ उस शख्स की आंखों में ही अटक गया था। उस शख्स की आंखों में तकलीफ क्यों थी? उसकी आंखों में नमी थी, उसके चेहरे पर दुख के गहरे साए थे। वो चाहकर भी खुद को आंखों की सहर से नहीं निकाल पा रही थी। वो आंखें सीधा अमल के दिल के अंदर कहीं उतर गई थी। वो अपनी कैफियत को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो खुद पर हैरान थी, वो क्यों किसी नामहरम के बारे में सोच रही है, मगर वो चाहकर भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता नींद की वजह से बंद होने लगीं और वो सोचे में ही अटकी हुई सो गई। वो आज यूनिवर्सिटी में बैठी बोर हो रही थी। ज़ारा तो सेमेस्टर ब्रेक में फ्री थी। उसको इस बिज़नेस का शौक चढ़ा था। उसका तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और आज आखिरी पेपर देने यूनिवर्सिटी में आई हुई थी। ज़ारा उसके स्कूल की क्लास फेलो थी। स्कूल के बाद उन दोनों ने कॉलेज में साथ ही पढ़ा था। वो ज़ारा की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत कमाल की थी। वो अब एक साथ नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब भी राब्ते में रहती थी। वो ICS की स्टूडेंट थी, इसलिए वो IT यूनिवर्सिटी चली गई और अमल को बिजनेस का शौक था, इसलिए वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थी और आज काफ़ी बोर हो रही थी। अमल ने देखा यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक हर कोई अपनी ज़ात में मसरूफ़ था। बस एक वो अकेली थी। ज़ारा के अलावा उसका कोई ख़ास दोस्त भी नहीं था। वो ग्राउंड में बैठी थी, तबीयत पर बोझ महसूस हो रहा था। यकायक उसका दिल उदासी से भर गया। वो उठी और अपना बैग उठाया और ग्राउंड से बाहर की जानिब चल पड़ी। वो इस वक्त ऑरेंज कलर की शॉर्ट फ्रॉक में थी, जिस पर पर्पल कलर से काम बना हुआ था। पर्पल कलर के ट्राउज़र और पर्पल कलर का दुपट्टा गले में झूल रहा था। बालों को जूड़े में बांध रखा था और अपने ध्यान में सर झुका के चल रही थी, जब अचानक वो किसी चौड़े वजूद से जा टकराई। अमल का तो दिमाग ही घूम गया। वो अपना सर मसलती हुई पीछे हुई। अफसोस, पीछे सीढ़ियाँ थीं। इससे पहले वो गिरती, सामने वाले ने उसे जल्दी से कलाई और कमर से पकड़ के अपनी जानिब खींचा। वो नीचे गिरने से तो बच गई, मगर उसका सर दोबारा उस शख्स के चौड़े वजूद से टकराया। उसने जैसे ही सर उठा के मुकाबिल को देखा, डार्क ब्राउन आंखों में हैरत उभरी। आज वो दोबारा 3 साल बाद उससे लाहौर में टकरा गई। अमल को उम्मीद नहीं थी मरी में उस दिन के बाद वो दोबारा उस शख्स को कभी देख भी नहीं सकेगी। वो हैरतज़दा उसे देख कर रह गई। अपने सामने वाले की आंखों में भी हैरत उभरी। शायद मुकाबिल को भी ऐसे टकराव की तवक्को नहीं थी। मिस, क्या आपको टकराने के लिए मैं ही मिलता हूँ? उसकी खूबसूरत आवाज़ से अमल का सारा सकता टूट गया। उसने देखा, आज भी वो क्रिस्टल ब्राउन आंखें वीरान और दर्द से लबरेज थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बात के आखिर तक उसके लहजे में नमी की आमेज़िश हो गई। वो चाहकर भी अपनी आवाज़ और लहजे को भीगा होने से रोक नहीं पाई। शायद उस शख्स को दोबारा देखकर वो अपने आंसू काबू न कर पाई। मुकाबिल ने उसकी आंखों में नमी देखी तो उसे अफसोस हुआ। वो बार बार अपना सर मसल रही थी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, वो शर्मिंदगी से बोला। कि अमल बस उसके चेहरे पर देखती रह गई। वो इतना खूबसूरत और दिलकश क्यों था? और उस लम्हे अमल सईद का दिल बगावत कर गया। आंसू उसकी आंखों से लड़खड़ा के गिरे और गालों पे बहने लगे। सामने वाले के दिल में उसके लिए आंसू किरचियों की तरह चुभे। उसे क्यों तकलीफ हो रही थी?
سامنے کھڑی اس لڑکی کے آنسو اسے بے بس اور کمزور کیوں کر رہے تھے؟ آذر، آذر، وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے میں دیکھ رہے تھے، اس کی آواز سے سارا سکتہ ٹوٹا۔ آذر خان نے اپنا چہرہ دائیں جانب موڑ کے دیکھا جہاں پر سفیر خان کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک آخری نظر عمل پہ ڈالتا ہوا سفیر کی طرف بڑھ گیا۔ عمل کی آنکھوں کے منظر دھندلے ہونے لگے۔ کافی دیر بعد وہ حرکت میں آئی۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں آذر غائب ہوا تھا۔ آذر، وہ اس کا نام بولی اور پھر اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ سر جھٹک کے یونیورسٹی سے باہر کی جانب چل دی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور میں چل رہے تھے۔ یہ آذر کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوں میں تم سے، مجھے عزت سے مخاطب کیا کرو، وہ سفیر کو غصے سے گھور کے بولا۔ سفیر کی سرمئی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہاں، بالکل جیسے تم المیر لالا کو عزت دیتے ہو ویسے ہی میں بھی تمہیں عزت دیتا ہوں۔ اور آذر نے حیرت سے اس شگوفے کو دیکھا۔ تم ڈاکٹر، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آذر نے اس کے پیٹ میں اپنی گولی ماری۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ آؤچ، مار دیا ظالم۔ اچھا یہ چھوڑو، تم بزنس مین کہیں گے، یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی؟ آذر کی آنکھوں کے سامنے عمل کا وہ حسین چہرہ آ گیا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مجھے کیا پتا میری کون سی خالہ کی بیٹی لگتی ہے، جو میں جانوں وہ کون تھی؟ سفیر نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفیر خان، اپنے گندے دماغ میں زیادہ زور نہ ڈالو، صرف میری غلطی سے ایک ٹکرا ہوا تھا اور اب دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کو گدی سے پکڑ کے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پھر دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خان حویلی داخل ہو رہے تھے جو کہ لاہور کے پاس ایک گاؤں میں موجود تھی۔ اس خان حویلی کے سردار اجمل خان تھے، جن کے 3 بیٹے۔ سب سے بڑا بیٹا ناصر خان تھا، اس کی بیوی نجمہ بیگم تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا المیر خان، چھوٹا بیٹا سمیر خان۔ اس سے چھوٹے جعفر خان تھے، ان کی بیوی مدیحہ بیگم تھی، ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا آذر خان اور چھوٹی بیٹی زارا خان۔ اس سے چھوٹے بیٹے نعمان خان تھے، ان کی بیوی فرحت بیگم تھی، ان کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا سفیر خان اور چھوٹی بیٹی عدن۔ یہ حویلی خوشیوں کا سما تھی، یہاں سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا دوسرے فلور پر آیا تو زارا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آذر کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ جو تیسرے فلور پر جانے والا تھا، ارادہ ترقی کرتے ہوئے سیدھا اپنی بہن کے کمرے میں ہی آ گیا، جو شیشے کے سامنے کھڑی لال گھونگھٹ چہرے پہ ڈالے خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت 19 سالہ سفید دودھیا رنگت کی حسینہ تھی۔ ماشاءاللہ، آذر کے لبوں سے بھی ساختہ نکلا، اس کی آواز سے پلٹی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ وہ اس حویلی میں انوکھی تھی، جہاں سب بھائیوں کو لالا کہتے تھے، وہ اکیلی تھی جو بھائی کہتی تھی۔ وہ سالوں شہر میں رہی تھی، اس کی عادت اور بولنے کا طریقہ خالص شہریوں والا تھا۔ میری گڑیا بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آذر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکی تھیں۔ خیر ہے، کیا تم یہ سرخ دوپٹے نکال کے دیکھ رہی ہو، یا کہیں تمہارے اس شوہر نے رخصتی تو نہیں مانگ لی؟ آذر نے جانچتے لہجے میں سوال پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جو زارا صاف دیکھ سکتی تھی۔ او پلیز بگ برو، تنگ مت کریں۔ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھتی وہ اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے آذر کوئی بات کرتا، دروازے سے وہ نمودار ہوا۔ زارا اور آذر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ زارا کے گال گلابی ہوئے، وہ اس کی طرف پلٹی۔ 27 سالہ المیر خان خوبصورتی کی مثال اور اس حویلی میں موجود تمام مردوں سے زیادہ دلکش تھا، اور سالوں پہلے ہی زارا اور المیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ المیر کا تو بس نہ چلتا تھا، شادی ہی کروا لیتا، لیکن زارا نے صاف کہہ دیا تھا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ شادی نہیں کرے گی۔ مگر دوسری طرف المیر خان پھر بھی یہ ثابت کرتا رہتا تھا کہ اس کی اور زارا خان کتنی خاص ہے۔ وہ بچپن سے اس سے دیوانوں کی آخری حد تک عشق کرتا تھا، تو وہ دیوانی بھی اسے پاگلوں کی طرح چاہتی تھی۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیا۔ المیر نے آذر کو اگنور کیا، آگے بڑھتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑا۔ چلو باہر چلتے ہیں، میرے اس حویلی میں دم گھٹ رہا ہے۔ کنکھیوں سے آذر کو ایک طنزیہ مسکراہٹ دیتا وہ بنا زارا کی بات سنے باہر نکل گیا۔ وہ زارا بس کندھے اچکا کے رہ گئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی سمجھدار تھی اور اتنی ہی پردے دار تھی، اور اپنی زندگی میں جڑے 3 مرد، اس کے باپ، بھائی اور شوہر، ان تینوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی تھی۔ وہ اسے جہاں بھی جانے کو کہتے وہ چلی جاتی۔
یوں لگتا تھا جیسے زارا خان کی زندگی بس ان 3 مردوں کی گرد ہی گھومتی ہے۔ وہ آذر خالی کمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک تو یہ علمیر خان بھی نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ آج اپنی ہی بہن سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہوں۔ جب بھی وہ 2 پل سکون سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ کہیں نہ کہیں سے دھمکتا تھا۔ کبھی کبھی تو آذر سوچتا تھا اسے کوئی کام نہیں۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی زارا سے بات کر رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر یونیورسٹی میں گھوم رہی تھی۔ عمل کی نظر گراؤنڈ کی طرف اٹھی جہاں سے آذر چلتا آ رہا تھا۔ اچھا زارا، میری کلاس ہے، میں پھر آتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے موبائل رکھا تو آذر غائب ہو گیا تھا۔ وہ مایوسی سے چاروں طرف دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ستم گر نظر بھی آیا تو صرف ایک جھلک۔ اس کا موڈ ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ کلاس میں آئی تو سامنے ہی وہ ڈائس پہ کھڑا تھا۔ عمل کو حیرت اور بے یقینی سی خوشی ہوئی۔ سارے تاثر ایک ساتھ ابھرے۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ پل بعد ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اب آذر خان اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ آپ کے پروفیسر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے بزنس کلاس کچھ دنوں کے لیے میں لوں گا۔ اور عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ ساری کلاس میں نظر گھما رہا تھا، پھر دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آذر خان کو نہ جانے کیوں ایک سکون ملا۔ اسے اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے چہرہ جھکایا۔ اب وہ سب کا تعارف لے رہا تھا۔ عمل کی باری آئی تو اس کی سیٹ میٹ نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آئی۔ وہ اٹھی اور آذر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام عمل سعید ہے۔ آذر نے سر ہلایا۔ وہ بیٹھ گئی، مگر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور پورے جوش سے آذر کی کلاس لے رہی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ ان کی کلاسز لیتا رہا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ عمل نے اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا۔ شاید آذر خان کی گریجویشن پوری ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی سے جا چکا تھا۔ عمل یہ جان نہ سکی، لیکن وہ کہیں اندر دل میں بس گیا تھا۔ اس کی ایجوکیشن مکمل ہو چکی تھی اور اس عرصے میں زارا کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ شادی میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی گئی تھی۔ اس دن اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے مجبوراً جلدی واپس آنا پڑا۔ وہ وہاں کسی کو جانتی نہیں تھی کیونکہ زارا کے پیرنٹس تو تھے نہیں۔ زارا نے ہی بتایا تھا کہ کچھ سال پہلے اس کے پیرنٹس ایک پلین کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا صرف ایک بھائی تھا اور عمل اس کے بھائی سے کبھی نہیں ملی تھی۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار زارا سے جا کے ملائے۔ زارا بھی کافی اصرار کر رہی تھی وہ جو ایک بار بھی ان کے گاؤں میں آ کر ملے۔ زارا شہر میں ہی رہ کے پڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی واپس اپنے آبائی گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ اپنی اماں ہی کے پاس رہ کر پڑھتی تھی، جو رشتے میں اس کی پھپھو تھی۔ عمل سعید مشہور بزنس مین انوال سعید کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عمل کا ایک ہی بڑا بھائی تھا، عمر سعید۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں دوست ہی ہیں۔ عمر نے بہت زیادہ سیلف ڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا اور عمل سعید کا شمار شہر کی رئیس فیملی کی خوبصورت بیٹیوں میں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی تعداد میں امیر گھرانوں کے جوان لڑکے اس پر فدا بھی ہو چکے تھے اور اکثر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں نظر آتی۔ اس کی ڈریسنگ بھی مناسب ہوتی۔ وہ بے حیا نہیں تھی، باحیا تھی، لیکن اس کی ڈریسنگ کے حساب سے وہ زارا کی طرح پردے دار بھی نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی؟ اتنے امیر رئیسہ کا دل تو بس اس کرسٹل براؤن آنکھوں والے مرد پہ آ چکا تھا جس کا وہ صرف نام جانتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ زارا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور آج بہت مشکل سے وہ وقت نکال کے اس کے آبائی گاؤں جا رہی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ زارا نے کہا تھا کہ اس کی حویلی بہت بڑی اور خوبصورت ہے اور عمل بھی اس کی حویلی دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی گاڑی بہت بڑی شاندار حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ آج کافی دنوں بعد زارا سے ملنے والی تھی، اس لیے بہت خوش تھی۔ گاڑی لمبی روش پہ چلتی پورچ تک آ کے رکی۔ وہ مسکرا کر باہر نکلی۔ ریڈ کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، چہرے پہ لائٹ میک اپ کیے، وائٹ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بال خوبصورت جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کچھ حیرت سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لال رنگ کی عمارت تھی۔ وہ راستے کا اندازہ کرتی عمارت کی جانب بڑھی۔ عین اسی وقت آذر وائٹ شرٹ اور لائٹ بلو جینس میں ملبوس مردان خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج سے پیچھے ہی تھی جب کوئی تیزی سے اس سے آ کر ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ آذر کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پہ پڑی، وہ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا، یہ لڑکی، وہ بھی حویلی میں۔ اسے یہ سب خواب معلوم ہوا۔ عمل نے آنکھیں زور سے میچی۔
मगर वो ज़मीन बोस नहीं हुई थी। डरते डरते आंखें खोली और सालों बाद दोबारा क्रिस्टल ब्राउन आंखें डार्क ब्राउन आंखों से टकराईं। अमल अगला सांस नहीं ले सकी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों का हाल एक जैसा था। दोनों को उम्मीद नहीं थी इस जगह वो एक दूसरे से दोबारा टकराएंगे। अमल सईद का दिल बहुत जोरों से धड़का। कितने ही पल वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अमल का एक हाथ आज़र के बाजू के गिर्द लिपटा था। यकीन करना चाह रही थी कि ये कोई ख्वाब नहीं हकीकत है। आज़र ने खुद को जैसे कंपोज किया। नॉट अगेन। उसके मुंह से ये बेसाख्ता निकला था। उसकी आवाज़ से अमल को यकीन आ गया ये ख्वाब नहीं हकीकत है। वो कुछ सीधी हुई। आई स्वेयर मैं जानबूझकर नहीं टकराई, ये वाकई हादसा था। वो बौखलाई हुई बहुत मुश्किल से बोली। आज़र को यकीन हो गया कि वो वाकई हकीकत में मौजूद है। अमल नहीं चाहती थी वो ये समझे कि वो जानबूझकर उसे टकराई है। उसकी बौखलाहट आज़र को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। अमल ने सर झटक के अपना बैग पकड़ा। तब तक आज़र ने अपनी मुस्कुराहट गायब की। उसे देख के बहुत अरसे बाद सुकून मिला था, मगर वो समझ ना सका ये लड़की उनकी हवेली में क्या कर रही है। वो सीधी हुई, नजरें आज़र के चेहरे पे गई। आखिर कौन सी ताकत थी जो अमल सईद को उस शख्स की जानिब खींच रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नजरें चुराईं। अगर उसे देखती तो दोबारा होश खो देती। वो बेमकसद आसपास देखने लगी। उसकी नजरें चुराना आज़र के लबों पर दोबारा तबस्सुम बिखेर गया। आपकी तारीफ मिस। उसने जानबूझकर अमल से सवाल किया और अमल ने हैरत और बेयकीनी से उस शख्स के चेहरे को देखा जहाँ शनासाई की कोई रमक नहीं थी। अमल का दिल किरची किरची हो गया। पिछले 6 सालों से वो अमल के दिल पर काबिज था। अमल उसे एक दिन भी नहीं भूली थी और वो उसका नाम तक याद न रख सका। अमल ने जिसे अपना दिल सौंप दिया था वो तो उस शख्स की ज़िंदगी में कहीं थी ही नहीं। अगर वो उसके लिए अहम होती तो कम से कम वो उसका नाम तो याद रखता। उसका दिल टूटा कि सीने से खून रसने लगा। वो यहाँ आते हुए कितनी खुश थी। उस शख्स को देखने के बाद भी खुश हुई, मगर उसके एक सवाल ने अमल सईद को अर्श से फर्श पे ला फेंका था। वो कुछ भी बोलने के काबिल न रही। अमल। अचानक ज़ारा की आवाज़ से वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। सामने ही बहुत खूबसूरत लाइट पर्पल कलर की फ्रॉक में वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसे देखकर अमल को हकीकतन खुशी हुई। ज़ारा। अमल के लब हिले और आज़र ने बेयकीनी से उन दोनों को देख कर रह गया। क्या वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं? वो फौरन भागती हुई आई और उसके सीने से लिपट गई। अमल अपने सारे दर्द भूल के खिलखिला के मुस्कुराई। कुछ पल बाद वो अलग हुई। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। ज़ारा के लहजे में साफ खुशी थी। हाँ, वो गांव का रास्ता मुश्किल से समझ आ रहा था। पहली बार आई हूँ ना। अमल ने बहुत मुश्किल से अपना लहजा नॉर्मल किया, वरना अभी जो जख्म उस सितमगर से मिला था उसने दिल की दुनिया तबाह कर दी थी। ज़ारा ने ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, इतनी धूप में खड़ी हो। अमल ने सर हिलाया। आज़र तो बेयकीनी से उन दोनों को देखता रह गया। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुआ। गुड़िया। उसकी आवाज़ से ज़ारा होश में आई कि आज़र भी यहाँ मौजूद है। उसने ज़ारा को कुछ सवारी नज़रों से देखा। अरे मैं भूल ही गई, अमल ये मेरे बड़े भाई हैं आज़र खान। और अमल का सारा वजूद पत्थर का हो गया। वो शख्स कोई गैर नहीं, ज़ारा का सगा भाई था। अमल अगला सांस नहीं ले सकी। ओ और बिग ब्रो, ये अमल है, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड। ज़ारा के अल्फाज ने आज़र शाह को साकित कर दिया था। वो अगला सांस नहीं ले पाया। उसकी आंखें बेयकीनी और हैरत से उभरी। दोनों ही बेयकीनी से एक दूसरे को देख के रह गए। ये कैसी हकीकत थी, ये कैसी किस्मत थी। ज़ारा अपनी खुशी में उन दोनों के चेहरों के उतार चढ़ाव ना देख सकी। वो ज़ारा के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई। ज़ारा ने उसका अपना सारे कज़न्स से मुतारफ़ कराया। उसके बाद वो दोनों चलती हुई ड्राइंग रूम तक आईं। वहाँ सारे ख़ानदान की तस्वीरें लगी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर पर अमल की नज़रें ठहर सी गईं। उसने बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से उस तस्वीर को देखा, फिर बेयकीनी से तस्वीर तक चलती हुई आई। मोहब्बत से उस तस्वीर को छुआ। ये कौन है? बहुत मुश्किल से उसने कुछ कहने की कोशिश की। ये तो मेरी मामा की फ़ोटो है। जवाब ज़ारा की तरफ से आया और अमल को लगा उसे सुनने में गलती हो गई है। वो उस बेयकीनी से ज़ारा की तरफ पलटी जो मुस्कुरा के अपनी माँ की तस्वीर को देख रही थी। अमल की आंखें से बहुत तेज़ी से आंसू बहने लगे। ज़ारा की नज़र जैसे ही अमल के चेहरे पे पड़ी उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। क्या हुआ अमल, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? वो परेशान हुई थी। उस तक पहुंची और अमल के आंसू मजीद रवानी से बह निकले। वो दोनों हाथ चेहरे पे रखे फूट फूट के रो पड़ी। सारे के सारे परेशान हो गए।
سب نے پریشانی سے اسے روتے دیکھا اور آذر کا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ زارا کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیا ہوا میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بہت مشکل سے عمل کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم میری بہن ہو، تم میری خالہ کی بیٹی ہو۔ بہت مشکل سے عمل اپنے آنسو قابو کرتی بھیگے لہجے میں آدھی ادھوری بات بتا رہی تھی۔ زارا سمجھ نہ سکی۔ کیا کہہ رہی ہو عمل؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ یہ میری خالہ ہے۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا، وہ تصویر جو دیوار پہ لگی ہوئی تھی، اور ایک پل کے لیے سارے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ زارا خود ساکت رہ گئی۔ عمل بے ساختہ آگے بڑھی اور زارا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مدیحہ خان اور فریحہ خان دونوں بہنیں تھیں۔ مدیحہ کا رشتہ خاندان نہیں جعفر صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن فریحہ اپنی کلاس فیلو انوال سعید کو پسند کرتی تھی اور گھر والوں کے خلاف جا کے وہ شادی کر چکی تھی، اس لیے سارے خاندان نے ان سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر لیا تھا۔ ان کے پاس اپنی بہن کے ساتھ صرف یاد کے طور پہ ایک تصویر ہی تھی۔ وہ تصویر عمل نے بہت بار دیکھی تھی۔ اکثر فریحہ بیگم ان سے یہ بات بھی کرتی تھی کہ ان دونوں بہنوں کی دوستی بہت کمال کی تھی اور انہیں اپنی بہن بہت یاد آتی ہے۔ اور آج عمل یہ جان کی بہت تکلیف میں تھی کہ اس کی خالہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ زارا کوئی غیر نہیں اس کی خالہ کی بیٹی ہے، یا پھر اس بات پہ رونا چاہیے کہ اس کی خالہ کہیں نہیں تھی۔ اور پھر حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ آذر خان اس کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ اس کا کزن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عمل اب نارمل تھی اور زارا اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہی تھی۔ عمل نے پانی کا گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ پانی حلق سے نیچے اتارے۔ سفیر اور آذر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیر کی شرارتی رگ پڑپڑائی۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، بس یاد نہیں آ رہا کہاں۔ اور آذر نے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ ڈرامے باز کہیں کا۔ سفیر نے سر پر ہاتھ مار کر یاد کیا، ارے ہاں یاد آیا، یہ تو وہی یونیورسٹی میں ٹکرانے والی نہیں تھی۔ آذر کی آنکھیں خون چھلکانے لگیں۔ میرا مطلب غلطی سے ٹکرا ہوا تھا نا؟ سفیر نے تصحیح کی۔ آذر کو تپانے میں اسے صحیح مزہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں بیٹھی تو سر جوڑ کے باتیں کر رہی تھیں۔ آذر نے اپنی مٹھیاں بھیج کے ضبط کیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ میری کون سا خالہ کی بیٹی لگتی ہے؟ یار یہ تو واقعی خالہ کی بیٹی نکل آئی۔ سفیر نے پورے دانت نکالے جیسے آذر کی حالت انجوائے کر رہا ہو۔ آذر نے ایک گھما کے مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ سفیر تو تڑپ اٹھا۔ وہ سب اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ حیصل نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، شاید کوئی کیڑا کاٹ گیا، تم لوگ باتیں کرو، آذر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ حیصل کچھ پل انہیں جانچتی نظروں سے گھورتی رہی، پھر سب سر جھٹک کے دوبارہ باتیں کرنے لگی۔ سفیر کچھ پل اپنے پیٹ کو سہلاتا رہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اب رشتہ داری نکل آئی ہے تو کیوں نہ آذر خان تمہیں گھوڑی چڑھا دیا جائے۔ آذر تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ سفیر خان اپنی بھلائی چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ، ورنہ میں ان سب لڑکیوں کو لحاظ کیے بنا تمہاری درگت بنا دینی ہے۔ آذر نے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ سفیر نے کچھ اوہ کے تاثرات سجائے۔ یار یہ نہ کرنا ورنہ لڑکی پر تمہارا امپریشن برا پڑے گا۔ آذر نے کس طرح اپنا غصہ ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، اپنی سوچوں کو فضول میں نہ دوڑاؤ۔ آذر نگاہیں چرا گیا۔ سفیر اس کے کچھ پاس جھکا۔ اچھا میں ٹرائی مار لیتا ہوں، تو بھی خوبصورت ہے اور میں بھی، کیا خیال ہے؟ اس کے الفاظ آذر کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے۔ وہ ایک لمحے میں اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے ایک مکہ سفیر کے منہ پہ دے مارا۔ خبردار اگر اپنی زبان سے آئندہ ایسے الفاظ ادا کیے جان نکال دوں گا۔ اگر ایسا سوچنے کی ہمت بھی کی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گرجا کہ وہ سب ساکت رہ گئے۔ آذر کا بس نہ چلا سفیر کی جان لے لیتا۔ وہ تو صرف آذر کے دل کا حال جاننے کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی آذر اس طرح غصے سے چیخے گا۔ آذر کی نظر اچانک عمل پہ گئی جو کچھ مضطرب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس پر آذر خان کو اندر تک گھائل کیا۔ وہ غصے سے ہر شے کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ سفیر کو افسوس ہوا، کیا ضرورت تھی ایسا گھٹیا مذاق کی۔ آذر جانتا تھا کہ سفیر نے صرف مذاق کیا ہے، لیکن پھر بھی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بہت مشکل سے اسے اپنے غصے پہ ضبط کیے خود کو کمپوز کرتا وہ واپس حویلی میں داخل ہوا۔ اسے نارمل انداز میں اندر آتا دیکھ کر زارا کو سکون ہوا۔ پھر وہ سب باتوں کے دوران بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ عمل کی باغی نظریں بھٹک بھٹک کے اس کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر آج اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔
کھانے کے بعد زارا نے اسے ساری حویلی دکھائی. وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب عمل نے زارا کو مخاطب کیا. اچھا سنو زارا، میرا ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں ہو گیا ہے. اب 3 سال اسپیشلائزیشن کے بعد میری بزنس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی. میں اگلے مہینے کراچی جا رہی ہوں. زارا کو خوشی کے ساتھ غم بھی ہوا. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہم ملیں گے کیسے؟ اس نے کچھ دکھ سے کہا. ارے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں کچھ مہینوں بعد چکر لگا لیا کروں گی نا. زارا نے ہاں میں سر ہلایا. ہم نے کتنی پڑھائی کرنی ہے، شادی کا کوئی ارادہ نہیں. تم نے کتنی پڑھائی کرنی ہے یار، شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے نارمل لہجے میں سوال کیا. وہ باتیں کرتی لانچ میں آ چکی تھی. اس سوال سے عادل خان کے کان کھڑے ہوئے. عمل کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی. وہ خود کو بے نیاز ظاہر کروا رہا تھا. نہیں ابھی نہیں، جب زندگی میں شادی کا وقت آئے گا اور صحیح انسان ملے گا تب کر لیں گے. اس جواب نے عاذل کو پرسکون کر دیا تھا. جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا. زارا سے مل کر وہ پورچ تک آئی. وہ گاڑی کی طرف آئی تو وہ وہیں کھڑا نظر آیا. عمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. رات ہو رہی ہے، آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، میں آپ کو چھوڑاتا ہوں. عمل کو یقین نہ آیا یہ بات یہ شخص کہہ رہا تھا. آج وہ عمل کو شوق پہ شوق دے رہا تھا. اس نے عمل کی گاڑی کے پاس کھڑی اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا. میری گاڑی میں چلیں، آپ کی گاڑی میں کل بھجوا دوں گا، مجھے واپس بھی تو آنا ہوگا نا. اس کی معصوم شکل دیکھ کر عمل ہنس پڑی. وہ نارمل بات کر رہا تھا جیسے 2 لوگ سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان میں ہوں. کسی شہزادی کی طرح سر کو خم دیتی وہ اس کی بڑی سی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی. وہ گھوم کر دوسری طرف سے آیا اور ڈرائیونگ اسٹارٹ کی. ان کی گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوتی سعید مینشن کے سامنے رکی. آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اپنی خالہ سے بھی مل لیں. عمل نے کچھ عاجزی سے ریکویسٹ کی. وہ منع کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر پایا. اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اترا اور اگلے 10 منٹ بعد وہ اپنی خالہ کے سامنے لانچ میں بیٹھا تھا. خالہ تو اس کی بلائیں لیتے ہی نہیں تھک رہی تھی. نہ جانے انہوں نے کتنی دیر اسے گلے لگا کے پیار کیا. آخر ان کی بہن کی نشانی تھا. وہ تو بس افسوس کرتا رہ گیا کہ اپنی خالہ جیسے رشتے سے وہ ساری زندگی انجان رہا. وقت آپ سے پنکھ لگائے اڑ رہا تھا، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کرنے جائے گی اور جب واپس آئے گی تو اپنی جان سے عزیز دوست کی لاش دیکھنی پڑے گی. زارا کی اچانک موت نے عمل کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا. عمل نے قدم جیسے ہی حویلی کے لاؤنج میں رکھا کسی نے کلیجے میں خنجر مارا. وہ آگے بڑھی. سارے لاؤنج میں عورتیں بیٹھی تھیں اور سامنے کوئی میت پڑی تھی جس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. عمل کی رنگت فق ہوئی، آنکھیں جلتے ہوئے لال کوئلے بن گئی تھیں. تم تو میری بہن ہو عمل سعید، یہ زارا خان تم سے بہت محبت کرتی ہے. اسے اپنے کانوں میں اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. اس نے آس پاس دیکھا. وہ لاؤنج کی کونے میں کھڑی تھی اور مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی. عمل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. زارا. وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگی. شرارتی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے پیچھے قدم لے رہی تھی. زارا رکو. عمل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی. زارا. وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی. آنکھوں سے گرم سیال ابل ابل کے باہر نکل رہا تھا. وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی. نہیں پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. تم تو میری بہن ہو نا، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ زارا پلیز مذاق بند کرو. وہ بے بسی سے روتے ہوئے تڑپنے لگی. فریحہ بیگم اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا. ماما پلیز اسے کہیں مذاق نہ کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. عمل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. سب خواتین کے رونے میں روانی آنے لگی. اس کی بہن نہیں تھی، وہ اس کی زندگی تھی. دونوں نے سالوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے. عمل کے لیے وہ اس کی ساری دنیا تھی. اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس معصوم بچے کو دیکھا جس کو دنیا میں لانے کی خاطر وہ چل بسی. زارا اور علمیر خان کا ننھا سا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا. زارا کی موت کے کچھ دن بعد فریحہ بیگم اور سعید صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا بھائی بھابھی ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے تھے. عمل کو تو ساری ہستی ایک فون کال نے مٹا دی. اسے فون آیا کہ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ فوراً ہاسپٹل پہنچی. جب اسے پتہ چلا اس کی ماں ICU میں ہے اور اس کا باپ، وہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے. اپنے بھائی کو اس نے 50 فونز کیے مگر اس پر ایک بھی فون نہ اٹھایا گیا. پھر تھک ہار کر اس نے آذر کو کال کی. کچھ پل بیل جاتی رہی، پھر اس کی نیند میں ڈوبی ہیلو ابھری. وہ مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی. میں عمل، وہ صرف 2 لفظ کہہ پائی. دوسری جانب آذر جو نیند کی گولیاں کھا کے سویا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھا. کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ آذر کی آواز میں ہول اٹھنے لگے. عمل کو کچھ ہمت ملی. جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، میں اکیلی ہوں. ماما ICU میں ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بابا وہ نہیں رہے. وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی.
आज़र के दिमाग में धमाके होने लगे। वो फौरन अपनी गाड़ी की चाबियां पकड़ता बाहर भागा। फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल का नाम बताए। अमल ने हॉस्पिटल का नाम बताया। वो आधे घंटे से पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद था। वो आईसीयू के बाहर बेंच पे बैठी थी, सादा से काले रंग की फ्रॉक और वाइट ट्राउजर पहने, वाइट दुपट्टा गले में डाले झूल रहा था और आंखें दर्द की शिद्दत से सुर्ख पड़ी थी। उसके आसपास क्या चल रहा था उसे कुछ पता नहीं था। उसकी ये हालत देखकर आज़र का दिल फटने के करीब आया। वो फौरन उसके पास आया। इस वक्त वो ब्लैक पैंट और पर्पल कलर की शर्ट में था। शर्ट चिलवटों से भरी हुई थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। कैसे हुआ ये सब? आज़र की आवाज़ पर अमल का सकता टूटा। वो उसके पास बेंच पे बैठ गया और अमल किसी अपने को देखकर फूट फूट के रो पड़ी। मालूम नहीं, एक्सीडेंट हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज़र को वो दिन याद आया जब ज़ारा की लाश हवेली में आई थी। अभी उसकी बहन की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक और हादसा। फिक्र मत करें, खाला ठीक हो जाएंगी। आज़र को समझ न आई वो कैसे उसे हिम्मत दे। वो बस रोई जा रही थी। कुछ देर गुजरी जब आईसीयू के दरवाजे खुले, डॉक्टर्स बाहर निकले। ज़ारा फौरन उनके डॉक्टर्स की तरफ बढ़ी। देखिए, पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उनके पास कितना वक्त है हम खुद कुछ नहीं जानते, आप प्लीज़ उनसे मिल लें। डॉक्टर संजीदगी से कहते चले गए। आज़र ने एक नज़र रोती अमल पर डाली और फिर अंदर चला गया। अमल के कदमों में इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी मरती माँ को देख पाती। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी खाला का ज़ख्मी वजूद मुश्किल से मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। वो अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर जब्त करता आगे बढ़ा और पास पड़े स्टूल पर बैठकर उनकी पट्टियों में जकड़ा हाथ अपने हाथ पे लिया। यह औरत उसके लिए दूसरी माँ थी। आज़र उनके दोनों हाथ होंठों से लगाए। खाला, उसकी आवाज़ पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और आज़र को देख के हल्का सा मुस्कुराई। फिर बहुत मुश्किलों से कुछ बोलने की कोशिश की। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उनके सवाल पे आज़र की आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसा तो मत कहें, आप अभी आपने ठीक होना है। उसके पास दिलासा देने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। ज़ारा ने मुझे फ़ोन किया था, वो चाहती थी कि तुम्हारी और अमल की शादी हो जाए। मेरी भी आखिरी यही ख्वाहिश है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अमल से निकाह कर लो। कहीं ना कहीं ज़ारा जान गई थी कि उसका भाई और अमल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मगर अफसोस वो उन दोनों को एक साथ देखने से पहले ही चल बसी। आज़र का दिमाग माफ हो गया। उसे समझ नहीं आई वो क्या करे। उसके हाथों से रिश्ते सरक रहे थे। ऐसा मत कहें खाला, मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और इसे अपने हाथों से मेरे साथ रुखसत करें। मगर वो नफ़ी में सर हिला के रह गई थी। जाओ जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं। उसे रिदा उसके भाई से बचा लो वरना उसे तबाह कर देंगे। उनकी बात पर आज़र की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। फिर वो फौरन उठा और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। पीछे अमल अपने कदमों को घसीटती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसे अब और अपनी माँ के पास आकर बैठी। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। मामा, वो बहुत मुश्किलों से उन्हें पुकार पाई। मदीहा बेगम मुस्कुराई थी। आज़र से निकाह कर लो। और अमल की आंखें हैरत से फैली। वो समझ न सकी वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। और अमल हिचकियों के साथ रोते नफ़ी में सर हिलाती रह गई। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मजबूरी में निकाह, ये कोई मजाक तो नहीं था। वो निढाल सी रोती अपनी माँ के पास बैठी थी। जब दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुआ, खाला को देखकर बराह रास्त आज़र ने खातिब किया। निकाह ख्वान और गवाहान आ गए हैं और अमल को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। उसने ये ख्वाहिश ज़रूर की थी मगर इन हालात में नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती रह गई, मगर माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोते हुए सर झुका गई। और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के आईसीयू में अपनी ज़ख्मी माँ के सामने निकाह कर चुकी थी। वो अमल सईद से अमल आज़र खान बन गई। अभी निकाह को आधा घंटा भी नहीं हुआ था जब उसकी माँ की सांसें रुक गई। डॉक्टर पास खड़े चेक कर रहे थे और वो बहुत मुश्किलों से अपने कदमों के सहारे खड़ी थी। डॉक्टर के चेहरे पे नाउमीदी उभरी। फिर नर्स उनके जिस्म से सारी नालियाँ उतारने लगी और अमल को अपने सर पे आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। वो रोते हुए आगे बढ़ी और अपनी माँ से लिपट गई। आज़र की अपनी आंखें आंसुओं से तर थी। उसने आगे बढ़कर बहुत मुश्किलों से अमल को कंधों से पकड़ के पीछे किया। उसके हिसार में तड़प, प्लीज़ मामा ऐसा मत करें, मुझे अकेला मत छोड़ के जाएं। वो सिसकियों के साथ रो रही थी। आज़र का अपना दिल फट रहा था। उसे समझ न आई वो कैसे अमल का दुख कम करे। उसने अमल के कपकपाते वजूद को अपने साथ लगाया। वो मुसलसल रो रही थी, उसके हिसार में तड़प रही थी। प्लीज़ आप मामू को कहें ना आंखें खोलें, मुझे देखें, मैं मर जाऊंगी। उसने आज़र की शर्ट को सीने से मुट्ठियों में दबोचा। इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं थी। उसे कुछ संकोच नहीं था।
وہ تو अभी तक ज़ारा की मौत के गम से भी उबरी न थी कि उसके माँ बाप भी चले गए। आज़र के पास कहने को कुछ नहीं था, उसकी बाहों में ही बेहोश होश हवास से बेगाना हुई थी। आज़र तो बिल्कुल टूट गया था। फिर 4 दिन तक उसी हालत में रही। सईद मेंशन में सफ़े मातम बिछ गई थी। अमल की तो सारी हस्ती तबाह हो गई थी। उसका भाई, वो तो माँ बाप के जनाजे में भी ना आया। उसका मोबाइल मुसलसल बन जा रहा था। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद वो दोनों वापस आए, तब उसे पता चला कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। अमल का तो हर एहसास ही मर गया था। उसे नहीं पता वो जिंदा कैसे थी। उसने अपने भाई से कोई शिकवा न किया। उसके अंदर कोई एहसास होता तो ही शिकवा करती। अभी उसके माँ बाप की मौत को 15 दिन ही गुजरे थे जब रिदा ने एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रेशर करना शुरू कर दिया। रिदा चाहती थी कि अमल उसके भाई से शादी करे, लेकिन अमल को वो बिगड़ा और लोफर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था, और अमल ने अभी इसे जुबान दराजी के लिए अच्छे से बताया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। उसे ये तो याद ही नहीं था कि वो अज़हर से निकाह कर चुकी है। उसे उतना होश ही नहीं था। उसकी भाभी का तो सारा प्लान फ्लॉप हो रहा था। आधी दौलत अमल के पास थी, इसलिए उन्होंने अमल को ट्रैप करने का दूसरा हुरबा सोचा। कुछ दिन मजीद सरके तो अपने कमरे में बैठी माँ बाप की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी जब उमर के चीखने पर वो बड़बड़ा के उठी, अमल बाहर निकलो। वो गुस्से से चीख रहा था। वो कमरे से निकल के बाहर लाउंज में आई। क्या हुआ भैया? उसने उमर को गुस्से में देख के दरियाफ्त किया। उमर का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? वो गुस्से से चीखता हुआ आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ अमल के चेहरे पे दे मारा। अमल तो सिर्फ तात पे फटी फटी निगाहों से अपने भाई को देखने लगी, जिसने आज तक उसे झड़का भी नहीं था। उसने गुस्से से एक कागज अमल के मुंह पे दे मारा। क्या है ये? किसके साथ रंगरलियां मनाती फिर रही हो? वो पागलों की तरह चीखा था। अमल ने बेयकीनी से अपने भाई का ये रूप देखा था। फिर जमीन पे गिरा वो कागज उठाया, मगर उसे देख कर अमल को अपना सर आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। उसका बस न चला जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने रिपोर्ट को ऐसे हाथों से दूर किया जैसे वो गंदगी का ढेर हो। उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद हो गई थी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सब झूठ है। आप इतने बड़े झूठ पे कैसे यकीन कर सकते हैं? अमल ने फौरन अपनी हिमायत करने की कोशिश की। उमर को मजीद गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ मजीद अमल के मुंह पे दे मारा। जिसका गुनाह अपने साथ लिए फिर रही हो और मुझे कह रही हो ये झूठ है? अमल पर जमीन और आसमान एक साथ फट पड़े। उसने हैरत से अपने भाई का ये रूप देखा। उसका भाई जिसका किरदार का गवाह था, आज खुद उसके किरदार को दागदार कह रहा था। उसने इसी बेयकीनी से उमर को पीछे खड़ी अपनी भाभी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। अमल सब समझ गई। उसके किरदार पे बहुतान लगाने वाली उसकी भाभी थी। उसे जैसे यकीन ना आया कि वो एक औरत होकर कैसे दूसरी औरत के साथ ये कर सकती हैं। इससे पहले उमर दोबारा उस पर हाथ उठाता वो आगे बढ़ी। बस करें, इतना गुस्सा नहीं करते, बच्ची है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम इसकी शादी हाशिर से करवा देते हैं। वो उससे मोहब्बत करता है, वो उससे शादी कर लेगा और उससे गुनाह को भी अपना नाम दे देगा। अमल को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो तो इस वजह से इतना सब किया। मैं मर जाऊंगी मगर आपके उस भाई से कभी शादी नहीं करूंगी, वो पागलों की तरह चीखी। उमर का गुस्सा भी मजीद बढ़ गया। वो आगे बढ़ा और अमल को बालों से पकड़ा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे शादी नहीं करती। मैं तुम जैसी बद किरदार बहन को इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह होगा, मैं देखता हूँ कैसे मना करती हो। उसे बालों से पकड़ के घसीटता हुआ उसके कमरे में लाया, फिर उसे बेड पे धक्का दिया और उसका मोबाइल पकड़ के पूरी कुव्वत से उसने दीवार पे दे मारा। अमल तो साकित रह गई। वो कमरे से बाहर निकला और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अमल होश में आई, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। भैया ऐसा मत करें प्लीज़, दरवाज़ा खोलें। ये सब झूठ है, ये सब भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने ही आपको मेरे खिलाफ किया है, प्लीज़ होश के नाखुन लें। वो पागलों की तरह चीख चीख के दरवाज़ा बजाने लगी, मगर उसकी आवाज़ बाहर सुनने के लिए कोई नहीं था। उमर गुस्से में घर से बाहर निकल गया था और उसकी भाभी अब आग लगाकर पुरसुकून थी। ये सब उसी ने किया था। उमर का दिमाग तो पहले ही अमल की तरफ से ख़राब हो कर चुकी थी। उसे अब ये कहकर कि अमल की दोस्ती अच्छे लड़कों से नहीं और उमर उसके मंसूबे में फंसा, उसकी हर बात पे ईमान ले आया। अमल कमरे में पूरे 1 दिन बंद रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किससे मदद मांगे। वो जान गई थी कि उसका भाई उसे अब नहीं छोड़ेगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक पुराना फ़ोन था। वो जल्दी से अपने कमरे के सारे दरवाजे खोलकर उस मोबाइल को ढूंढने लगी। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे अपना वो मोबाइल मिल गया। जल्दी से उसने चार्जिंग पर मोबाइल लगाया। फिर उसे अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना था, मगर वो किससे मदद ले सकती थी? उसे इस वक्त सिर्फ आज़र ही याद आया। वो फौरन अपने डॉक्यूमेंट खोल के आज़र का कार्ड ढूंढने लगी। उसे मोबाइल में शायद आज़र का नंबर ना हो,
उसने जल्दी से आज़र का कार्ड ढूंढा। उसे ये आज़र नहीं दिया था जब वो पहली बार उसे छोड़ने सईद पेंशन आया था। उसका नंबर सेव करने के बाद अमल ने वो कार्ड संभाल लिया था। अपने माँ बाप की मौत के बाद उसकी आज़र से दोबारा कोई बात नहीं हुई थी। आज़र ने भी दोबारा से उससे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो चाहता था कि अमल अपने माँ बाप की मौत के गम से पहले बाहर निकल आए। वो फ़ौरन मोबाइल की तरफ बढ़ी। वो इतना चार्ज तो हो गया था कि एक फ़ोन कॉल कर सके। उसने जल्दी से आज़र का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। 2 मिनट में ही उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो। उसकी आवाज़ सुन के अमल का दिल भर आया। उसे अपनी मुश्किल में सिर्फ यही शख्स याद आया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आंसू गालिब आ गए। दूसरी तरफ किसी के रोने की आवाज़ सुन के आज़र की सारी हिस्सें बेदार हो गईं। अमल, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? और अमल के आंसू थम गए। उसके रोने में ही वो उसे पहचान गया था। क्या था वो शख्स? क्या निकाह में इतनी ताकत होती है? वो बहुत मुश्किलों से अपने लबों को हिला पाई। प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाए। ये सब मेरे खिलाफ हो गए हैं और भाई ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और ज़बरदस्ती मेरा निकाह भी करवा रहे हैं। प्लीज़ मुझे बचा ले। ये सब सुनकर आज़र का दिमाग भग से उड़ा। क्या मतलब वो निकाह करवा रहे हैं? ऐसे कैसे वो निकाह करवा सकते हैं? बीवी हैं आप मेरी। आज़र की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था और अमल तो बस साकित रह गई। उसे अपनी बीवी कह रहा था। वो कैसे उस निकाह को भूल सकता था? अमल ये सोच के रह गई कि शायद उसे याद ही ना हो। प्लीज़ आप आ जाएं और निकाह नामा भी लेकर आइएगा। प्लीज़ मुझे बचाएं। अमल ने रोते हुए इल्तिजा की और बस मोबाइल बंद हो गया। वो वहीं ज़मीन पे गिरी और फूट फूट के रो पड़ी। सबसे पहले उसने अपने दोस्त को खो दिया। उसके बाद उसे अपने माँ बाप खो दिए और उस पर भी बस नहीं, उसका भाई उसके खिलाफ हो गया। वो उसके खून का प्यासा बन गया था। अब सिर्फ एक शख्स ही था जिसका सहारा था। क्या वो उसे बचाने आएगा? अमल बस यही सोचती ज़मीन पे बैठी रह गई थी। अमल के आज़र को फ़ोन करने के 1 घंटे बाद वो सईद मेंशन में दाखिल हुआ। जब वो लाउंज में दाखिल हुआ तो उमर और रिदा खाना खा रहे थे। उसे देख के उमर के हाथ रुके। एक पल तो रिदा का दिमाग भी भग से उड़ा मगर वो खुद को कंपोज कर गई। उमर नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ा और आज़र से मुसाफा किया। वो सीधा मुद्दे पर आया। अमल कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्लीज़ उन्हें बुला दें। आज़र ने नॉर्मल अंदाज में बात की मगर रिदा को अपना प्लान तबाह होता महसूस हो रहा था। उसने पहले उमर कुछ कहता वो बोल उठी, वो अमल तो घर पे नहीं है, शायद कहीं बाहर गई हुई है। आज़र ने अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे घूरा। अच्छा, लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है। और रिदा की रंगत फख हुई। वो सोफे से उठा और सीधा अमल के कमरे की जानिब बढ़ा। रिदा और उमर तो बौखला के उसके पीछे भागे। रुक जाएं, मैं कह रही हूँ वो घर पर नहीं है। रिदा ने जल्दी से आज़र को रोकने की कोशिश की। आज़र वापस पलटा। शट अप। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और फिर रुका नहीं। फौरन कमरे की तरफ बढ़ा और बाहर से लॉक हुआ दरवाज़ा खोला। उमर खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था मगर रिदा को अपना प्लान तबाह होता हुआ महसूस हो रहा था। अमल, वो जो ज़मीन पे बैठी अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो रही थी। आज़र की आवाज़ पर उसने बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखा। वो चौखट पे खड़ा था। अमल को कुछ पल तो जैसे यकीन ही ना आया। फिर वो रोते हुए उठी और भागते हुए आगे बढ़ी और आज़र के सीने से लगकर हिचकियों के साथ रोने लगी। आज़र बहुत ज़ब्त से खड़ा था और रिदा की आंखें हैरत से फटने के करीब आईं और उमर का तो खून ही खौल उठा। इससे पहले कि वो अमल को पकड़ के आज़र से दूर करता, आज़र का हाथ एक इशारे से उमर को रोक गया। उसकी आंखों में इतनी वहशत देख के उमर एक बार अंदर तक कांपा था। सोचना भी मत, बीवी है ये मेरी। आज़र ने मजबूत लहजे में अल्फाज दौर अदा करते अमल की कमर के गिर्द हिसार बांधा था और उमर पत्थर का हो गया। वो तो वहीं रिदा को अपनी सांसें हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उसे लगा किसी ने उसके सालों की मेहनत को तबाह कर दिया हो। ये क्या बकवास है? वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। आज़र बिना कुछ कहे बस अमल की कमर थपक रहा था। जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो फौरन अमल की कलाई पकड़ के बाहर निकला और उसे लाउंज के सोफे पे लाके बिठाया। उसके गाल पर साफ सोजिश वो देख सकता था। सबसे पहले उसने टेबल पे पड़ा जग उठाया और पानी के गिलास में डालकर उसने गिलास अमल के मुंह से लगाया। अमल ने सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। और चाहिए? आज़र ने नरमी से पूछा। उसने इस्पात में सर हिलाया। आज़र ने एक गिलास और भर कर उसके मुंह से लगाया। वो दूसरा गिलास भी पी गई। आपने कुछ खाया? अमल ने अपनी सुर्ख होती आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। आज़र ने एक नज़र किचन में खड़ी मुलाजमा को देखा जो उनको ही देख रही थी। खाना लेकर आए। उसने हुक्म सुनाया। नौकरानी सहम के फौरन भागी और अगले 2 मिनट बाद उसने खाना लाके टेबल पर रखा। आज़र ने खाना अमल के करीब रखा। वो बहते आंसुओं के दौरान खाना खाने लगी और वो दोनों खामोश खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। आज़र ने कुछ देर बाद अपना चेहरा उठा के उमर को देखा। फिर उसे अपने सामने सोफे पे बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से आकर बैठ गया।
आज़र इस वक्त कितने गुस्से में था कोई नहीं जानता था, मगर उमर को उसकी आंखों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वो कुछ पल नरमी से अमल को खाना खाते देखता रहा। पता नहीं उसने कितने दिनों से सही से खाना नहीं खाया था। ऊपर से वो पूरा एक दिन बिना कुछ खाए पी कमरे में बंद रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अब उमर की तरफ देख के बराह रास्त इस्तफसार किया। रिदा फौरन कमरे की जाने बढ़ी और रिपोर्ट लेकर आई। ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम ये सब क्या कर रहे हो आज़र खान? आज़र ने ना समझने वाले अंदाज में सर लाया, फिर अपनी जेब से कुछ निकाला और संजीदगी से वो कागज़ उमर की तरफ बढ़ा दिया। जब तुम अपनी बीवी के साथ दुनिया घूमने निकले थे तब यहाँ तुम्हारी माँ मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश मुझे बता रही थी और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने अमल से निकाह किया है और इस वक्त ये मेरी बीवी है। आज़र के लहजे बहुत मजबूत था। अब उमर तो फटी पटी निगाहों से इस निकाहनामे को देखता रह गया। इतने में रिदा ने वो रिपोर्ट लाकर आज़र के सामने टेबल पर फेंकी। ओह, तो अब मैं समझी, तो ये आपके साथ अपना मुंह काला करवा चुकी है। रिदा ने निहायत हकारत से कहते अमल की इज्जत तार तार करनी चाहिए। खाना खाती अमल की गले में आंसुओं का गोला अटका और उसका निवाला हलक में फंस गया। वो बहुत बुरी तरह खांसने लगी। आज़र जल्दी से उसकी तरफ पलटा और पानी का ग्लास उठा के उसके मुंह से लगाया और फिर इतने ही गुस्से से वो रिदा की तरफ पलटा। आपकी औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं आपको अच्छे से बताता कि मेरी बीवी के किरदार पर एक भी लफ्ज़ बकवास करने वाले के मुंह में कैसे तोड़ता हूँ। अज़र के लहजे ने कुछ पल के लिए रिदा के भी रोंगटे खड़े किए थे, मगर वो इतनी चलते अपना प्लान तबाह करने वाले नहीं थी। अच्छा, तो अब मैं समझी, वो बच्चा आपका है। उसने बराह रास्त आज़र की आंखों में आंखें डाले अल्फाज अदा किए। आज़र का दिमाग भग से उड़ा, माथे पे बलों का जाल आया। ये क्या फजूल बकवास कर रही हैं आप? अपना गुस्सा अब मजीद ज़ब्त नहीं कर पा रहा था। अरे सच कह रही हूँ मैं, ये खुद ही इसकी रिपोर्ट देख लो, प्रेग्नेंट है ये। रिदा ने आज़र की समातों में बम फोड़ा। आज़र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमल सब कुछ छोड़े अब आज़र के तासुरात नोट कर रही थी। उसे डर था कि कहीं आज़र उसे छोड़ ना दे। अब उस शख्स से अलग होती तो शायद फिर मर ही जाती। ये सब झूठ है, कसम से रिपोर्ट मेरी नहीं है। उसने आज़र के बाजुओं पर अपने हाथ से हल्का सा दबाव देते अपनी ही बेगुनाही का यकीन दिलाया। मैं पाकीज़ा हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरते गालों को भिगो रहे थे। आज़र ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा जहाँ सच्चाई और उम्मीद की किरण थी। फिर उसने संजीदगी से वो रिपोर्ट पकड़ी। अमल का दिल चाहा वो उस वक्त बढ़ जाए। आज़र ने उस रिपोर्ट को खोलने के बजाय उसके 2 फिर 4 और फिर से बेशुमार टुकड़े किए और हवा में उछाल दिए। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आज़र ने उसकी आंखों में आंखें डाले, उसे अपने होने का मान दिया और अमल दोनों हाथ चेहरे पे रखे फूट फूट के रो पड़ी। रिश्ता कोई भी हो, उसकी बुनियादी भरोसा होती है। अमल ने एक नज़र रिदा को देखा जो लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा था। दूसरी नज़र उमर पर डाली। किसी ने मुझसे कहा था कि भाई बहनों का मान होते हैं। आज मेरी बहन मुझसे बहुत दूर चली गई है, इतनी दूर कि मैं कभी उसे वापस भी लाना चाहूँ तो कभी नहीं आएगी। तुम्हारे पास वक्त है, अपनी आंखों से झूठ की पट्टी उतार के सच देखने की कोशिश करो, वरना ये ना हो तुम भी मेरी तरह अपनी बहन को खो दो। उसने उमर की आंखों में आंखें डाले, संजीदगी से अल्फाज अदा किए, फिर सोफे से उठा। जाए, अपना ज़रूरी सामान पैक कर ले, आप अभी मेरे साथ जा रही हैं। उसने नरमी से अमल को देखते अल्फाज अदा किए। उमर ने मजीद कुछ भी कहने की कोशिश न की। रिदा की तो जान हलक में अटकी। अरे ऐसे कैसे ये जाएगी? पहले अपने भाई के सर में खाक डाली और अब ये जा रही है। खबरदार अगर किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश की, ये सब मेरे शौहर की कमाई का है। जाओ, अब तुमने इतना अमीर आदमी फांसी लिया है तो इसकी कमाई से अपने लिए कपड़े जूते खरीदना। रिदा ने उसके रास्ते में हायल होते उसे कमरे में जाने से रोक दिया। अमल को लगा किसी ने उसके चेहरे पे खौलता तेजाब डाल दिया। ये सब आपके शौहर की नहीं, खालू की कमाई का है और मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है इन्हें। अमल, आप जाएं। आज़र गुस्से से गरजा के रिदा डर के पीछे हो गई। अमल बेतासुर निगाहों से अपने भाई को एक नज़र देखती अपने कमरे में चली गई। रिदा तो अंगारों पे लोटपोट हो रही थी। वो अमल को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। फौरन अपने कमरे की जाने भागी और जायदाद के कागजात लेकर आई। तब तक अमल अपना सारा सामान पैक करके लाउंज में आ चुकी थी। रिदा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग पकड़ा। अमल ने खुश्क और वीरान आंखें उठाई और अपने भाई को देखा जो इन सबसे बेनियाज बैठा था। वो उसके घर से रुखसत हो गए जा रही थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लाल लहंगे के बजाय इस सफ़ेद कफन में जाएगी। जितनी ही यादें थी इस घर में उसकी अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ, अब उसके लिए घर पर आया हो गया था। आज़र ने आगे बढ़ के उसके कंधे पे मौजूद शाल उठाई और उसके सर पर उड़ाई। अमल की आंखें नम हुई। इतने में रिदा बाहर निकली। जाने से पहले इन कागजात पर साइन कर दी जाओ, वरना कल दौलत मांगने पहुंच जाओगी।
अमल के सीने में एक और कांच का टुकड़ा पेवस्त हुआ। तो अब उसे अपने भाभी का सारा प्लान समझ आ गया था। उसने उसी खामोशी से एक बार फिर अपने भाई को देखा, मगर उसके भाई ने ना ही अमल को देखना चाहा, ना ही अपनी बीवी को रोका। अमल के दिल में जो उम्मीद की रमक थी वो टूट गई। फिर उसने वो कागजात पकड़े और एक नज़र आज़र को देखा। मुझे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरी दौलत मेरा शौहर है, और जहाँ तक रही बात इस दौलत की, तो आज मैं ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी का सदका समझ के तुम्हें भीख देती हूँ रिदा सईद। तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया है, कोई बात नहीं, खुदा तुमसे खुद इसका बदला लेगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। आज मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसने एक सख्त नज़र उमर पे डाली, जो बज़ाहिर नीचे निगाह किए बैठा था, मगर उसकी सारी बातें सुन रहा था। आज से मेरा कोई भाई नहीं रहा उमर सईद, मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए मर गए। सख्ती से अल्फाज कहती वो बाहर निकल गई। आज़र भी उसके पीछे ही बाहर निकल गया। उमर का चेहरा बेतासुर था। उसके अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, मगर रिदा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। उसकी बला से अब बेशक अमल भाड़ में जाए। अपने भाई से गुस्से में बात तो कराई थी, मगर अब गाड़ी में बैठी मुसलसल रो रही थी। किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी रुखसती के वक्त उसका भाई इसके सर पे कुरान पाक रखे, मगर उसके भाई ने उसे क्या दिया, सिर्फ धत्कार। उसकी ज़िंदगी में अब भी कितनी आजमाइशें आनी थी वो नहीं जानती थी। बस खुदा पे यकीन किए वो उस घर से निकल आई थी। आज़र ने उसे रोने से नहीं रोका। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आधे घंटे तक वो रो रो के अपना गुबार बाहर निकाल रही थी, फिर अपना चेहरा साफ किया। एक संजीदा नज़र आज़र पर डाली। प्लीज़ गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब मोड़ लें। अमल की बात पर आज़र ने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अमल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ जाके खुद दोबारा मेरा टेस्ट करवाएं। मुझे अपने किरदार पर लगा धब्बा साफ करना है। अमल के लहजे में इस वक्त किसी भी किस्म की नरमी की कोई रमक नहीं थी। उसकी बात का मतलब समझते आज़र की आंखों में गुस्से के साथ खफ की उभरी। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे आप पर यकीन है, तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? उसने कुछ गुस्से से पूछा। अमल की आंखें भीगी। लेकिन मुझे अपने किरदार को पाकीज़ा साबित करना है। आज़र ने गुस्से से गाड़ी को ब्रेक मारी। मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे किसी किस्म के सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर यकीन है, लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है और मेरी वफादारी पे यकीन नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर बेशक आप चल सकती हैं। आज़र के लहजे में कुछ शिकस्तगी की तकलीफ थी। अमल खामोशी से सर झुका के बाहर गुजरते मंजर देखने लगी। इसके बाद उसने दोबारा आज़र से कोई बात नहीं की। आज़र ने भी गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ ली। हवेली वालों को सारी बात बताई, तो सब ने खुले दिल के साथ अमल को कबूल किया। वो आज़र खान के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से पहुंच चुकी थी। उस शख्स ने अमल के किरदार पर एक भी सवाल नहीं उठाया था। सबके सामने उसे इज्जत और मान दिया। उसके सामने बैठा था। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं नहीं जानता ये कब हुई, शायद तब जब आप मुझसे मरी में टकराई थी, या शायद जब तब आप मुझसे यूनिवर्सिटी में टकराई थी। बस मुझे मोहब्बत हो गई और ऐसी हुई कि आपके साथ किसी दूसरे मर्द को देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, चाहे वो आपका भाई है या आपके साथ खड़ा हुआ हो। वो अगला सांस न ले सकी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे आज़र खान से इस तरह के इजहार की उम्मीद नहीं थी। अमल, आई एम इन लव विद यू, आई रियली डू। आज़र खान के अल्फाज में हर जज्बा था और अमल की आंखें तशक्कुर और खुशी से आंसू छलका रही थी। आज़र ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पे भरोसा दिया। वो उसकी दोनों आंखों पे लब रखता उसके होंठों तक आया। अमल का दिल अलग ही लय पे धड़कने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इस आजमाइशों का अंत इतना खूबसूरत होगा। वो जो कल तक समझी थी कि आज़र खान ने मजबूरी में निकाह किया है, आज उसकी मोहब्बत भरा इजहार अमल के सारे जख्म भर गया। वो जी उठी थी। खुद को उसकी पनाह में सौंपती वो सारी खुशियाँ हासिल कर चुकी थी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज़र खान ने गुजरते वक्त में ये साबित किया कि वो अमल की कितनी इज्जत करता है। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत हो तो हर रिश्ता खूबसूरत लगता है। वो खुद ज़ारा के बेटे का ख्याल रखती थी। वो उसकी माँ बनकर परवरिश करने लगी थी। वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो गई थी। बेशक खुदा देने और छीनने पर कादिर है।